केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रिपरेशन भी आप याद रखिएगा, क्लियर। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बात करें तो 2-3 पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि सर इसका जो फिजिकल स्टेट, कलर एंड जो है ऑर्डर है, मतलब स्मेल की बात करें तो सर ये प्योर इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड एंड हैव अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है सर, ये दिया है एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये भी बात समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या, इसमें प्रेजेंट स्मेल मतलब बहुत ही अच्छा है ना, जो आपको अच्छा लगता हो। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुहावना स्मेल, मतलब अच्छा स्मेल आता है इसका। लेकिन टेस्ट करेंगे, टेस्ट करें अगर तो बर्निंग टेस्ट है, कुछ जला हुआ चीज जैसा टेस्ट आएगा ये। ओके बाबू, ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ही करेंगे फिर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है ये समझ में आया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख दीजिएगा कि सर इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल एंड हैव अ बर्निंग टेस्ट। ये बात आप याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री मतलब अप्रोक्स 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन इस फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -118 डिग्री सेल्सियस। इस बात अगर डेंसिटी की बात करें तो भाई ये क्या होगा, वाटर से लाइटर होता है, वाटर से हल्का होता है इसकी डेंसिटी, इसलिए 0.79 होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी का तो सर ये बात याद रखिएगा कि सर ये जो है एक वाटर का साथ तो ऑल प्रोपोर्शंस में क्या होंगे, ये डिसॉल्व हो जाएगा, एकदम सॉल्युबल कर लेगा किसी भी चीज को। जैसे इसीलिए कफ सिरप के अंदर में इसको यूज करते हैं। कुछ ऐसे आपको सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर में, वो भी क्या होंगे, ठीक, ये भी क्या होंगे, इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि विद ऑल प्रोपोर्शंस। क्या गजब का चीज़ है ये दम। इसीलिए खांसी का सिरप में भी यूज़ करते हैं, तभी नशा आ जाता है। खांसी का अगर सिरप कोई पी रहा है तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये मिक्स होता है। इसलिए कि कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो किसी में वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर मिक्स नहीं होंगे तो वो आके इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं इथेनॉल में, ठीक है। आगे देखते हैं, कंडक्टिविटी की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है ये इसके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, जो बताया था वो कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा तो क्या होगा, मैं बताया था आयोनिक में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा इन मोल्टन स्टेट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी में कंडक्टिविटी इसकी होगी ही नहीं, है ना। It does not, लिखा हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड does not ionize easily in water, hence it's a neutral compound। क्लियर सी बात है भाई, करेगा ही नहीं, है कि नहीं। इथेनॉल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मैंने आपको बताया भी था कि भाई जब आपने पढ़ा था ना कोवेलेंट कंपाउंड का वर्ड इसलिए आया है यहाँ, यह समझ लीजिएगा। हमने सब में इसमें क्या बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते ही नहीं है ये। आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर होते हैं, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका जो जनरली कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन आयंस में क्या, आयोनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए एक्शन ऑन लिटमस, तो लिटमस के ऊपर क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। जब न्यूट्रल कंपाउंड है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ लिटमस, कुछ भी नहीं इफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में वो दोनों जो पॉइंट्स उठ के आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर एज इट इज। और वही बात यहाँ लिखा है कि भैया देखो इथेनॉल को अपने क्या किया है, आपने इसका जब कंबशन रिएक्शन किया हुआ है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब देखिए क्या बना है, CO2 लिखते जब मैं आपको बताया था, CO2 लिखो, H2O हीट एंड लाइट, CO2 H2O हीट एंड प्लस लाइट, बस फटाफट लिखते चले जाओ आंख बंद करके, कुछ भी होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यही चीज है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला इसको हटा देना, ठीक। तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, एकदम क्लियरली समझ में आ गया। कंबशन मैं कुछ देर पहले ही बताया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी ये कंपाउंड्स को जलने को क्या बोलते हैं, कंबशन कहते हैं। और स्पेशली यहाँ इथेनॉल आया है, इथेनॉल तो और हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, ये तो और जल्दी जलेगा फटाफट, ठीक है। तो अब सुन लो, ये कंबशन वाला एक रिएक्शन तुम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में लिख देना। बोर्ड वाले दिन ये ब्लैक कलर, ये जिस कलर से भी तुम लिखना चाहिए, टॉपिक लिखना, ये बात लिखना और ये रिएक्शन लिखना। एक पॉइंट हुआ, कितना पॉइंट, ये हुआ 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे फिर से टॉपिक देना सर ऑक्सीडेशन, और उसके बाद पहले समझना रिएक्शन को, उसके बाद ये लिखना, क्योंकि उसको रटना नहीं है। रिएक्शन समझ गए तो सब लिख दोगे। तो एक बात में याद रखना कि सर ये ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक है, कोई बात नहीं, एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है,
हर तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब यह है कि सर आपको रिएक्शन क्या याद रखना था कि सर जो इथेनॉल है यानी कि C2H5OH OH इन द प्रेजेंस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेयर्स रीएजेंट कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये आता है क्वेश्चन बहुत बार। बेयर्स रिएजेंट इज नोन एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बड़ी बार नीचे क्वेश्चन में देकर पूछता है बेयर्स रिएजेंट को, नाम याद रखिएगा इसको। क्लियर? तो सर यही बात समझ में आ गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब CH3 COOH हो गया प्लस H2O। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने पिछली बार अभी बताया था कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कार्बन कंपाउंड्स, अगर स्पेशली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल है, तो ठीक है सर। अब हम बोलेंगे कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन या इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट, या लिखने के लिए बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे और रिएक्शन में आप अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 को यूज करेंगे। तो रिएक्शन ये लिखेंगे भाई, और लिखेंगे ऐसा कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इट ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं। अगर इस पॉइंट को याद करिए तो आपको एमयू जामिया के अंदर एक क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को लिखा है। बिल्कुल क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो एक तो ये समझ में, कंबशन कर देना इथेनॉल का, जला दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, साफ जला दो इसको। जलाने के बाद क्या मिलेगा, CO2H2O हीट प्लस लाइट। इसी बात को ऊपर लिख दोगे। इथेनॉल के बाद अगर ऑक्सीडेशन बोलेगा तो भैया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि सर इस बार इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करा देंगे हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट, मतलब जो है ये आप यहां लिखना पड़ेगा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, इस सॉल्यूशंस के बाद तो क्या होगा कि सर जो इथेनॉल था वो ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। आइए रिएक्शन में उठाकर छाप देना यहां, बस ये बात याद रखना। बार बार कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन में आएगा तो याद रखना कि सर ये इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। एनसीईआरटी क्वेश्चन या एंट्रेंस में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किस में ये ऑक्सीडाइज्ड होकर टूटेगा, तो भैया 4 ऑप्शन में ध्यान दे देना, सर इथेनोइक एसिड कहां है। तो ये बहुत सारा काम आएगा रिएक्शन। क्लियर है? होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, हो गया होगा तो जल्दी बोलना बाबू, यहां पे फटाफट ओके बोलो। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं, इस पर भी इंपॉर्टेंट का ही टैग लगा दो ब्रदर, कोई बात नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वो रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यही वाला पॉइंट उठ के इथेनोइक एसिड में भी रिएक्शन में आ जाएगा। ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि एक बार इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ, और जब इथेनोइक एसिड पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल पढ़ेंगे तो पहले इथेनॉल रख दोगे, पहले क्या रखोगे आप, C2H5OH रख दोगे, है कि नहीं। अब बाद में रिएक्शन करा देना, आज जब इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे तो उसको पहले कर देना, है कि नहीं ब्रदर। समझ में आ गई ये? किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, तो क्या होता है कि ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जैसे रिएक्शन करेंगे तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम बोलेंगे एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एस्टर। और एस्टर्स का जो नेमिंग होगा वो OAT से एंडिंग होगा, OATA, जैसे इथाइल इथेनोएट। क्या बना देगा ये बना देगा इथाइल इथेनोएट C2H5। क्लियर है?
प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा ये। और किसके प्रेजेंस में करेगा? ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आपको हीट कर देना है। बस रिएक्शन को समझोगे तो ये लिखना आसान हो जाएगा। देखो यही बात, गुड, बहुत बढ़िया दानिश, यही बात को रिएक्शन को उठाकर क्या किया है भाई, यही रिएक्शन को उठाकर वर्ड्स में लिख दिया है। बताओ भाई बताओ, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रिएक्शन पे ध्यान दोगे आप। कंबशन आएगा, कंबशन को रिएक्शन पे ध्यान देंगे, इथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, आग लगा देंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन का, तो भाई एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देख ही रहे हो, ऑक्सीजन को तुमने ऐड कर दिया, एक ही चीज हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल जो है वो गेट ऑक्सीडाइज इनटू इथेनोइक एसिड। तीसरा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करना है कि सर इथेनॉल को, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था ना, एसिड और बेस को रिएक्शन कर रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहा था, याद है कुछ? ये एसिड बेस सॉल्ट्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है टोटल। तो उसी तरह न्यूट्रलाइजेशन, उसी तरह ये है एस्टरिफिकेशन। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्शन कराओ सर, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करा दो, तो ये क्या बना देगा, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम एस्टर बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, और जिसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, OATE से इसकी एंडिंग होगी। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा होगा COOR, ये इसका फंक्शनल ग्रुप के अंदर जब अपना स्टडी किया होगा तो ऐसा होता है इसका कुछ जनरल फॉर्मूला। R इज अल्काइल ग्रुप, ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। देखो COO लगा है ना, तो एक तरफ से ये अल्काइल हो गया C2H5 इथाइल, और एक तरफ से इधर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो एक तरफ से ये अल्काइल ग्रुप और एक तरफ से इधर अल्काइल ग्रुप लगा होगा। बस पहचानने का तरीका ये, लास्ट में COOA फिक्स है, CO आगे पीछे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो इसी बात को देखो यहां ऊपर लिखा है कि द रिएक्शन इन विच एन अल्कोहल यानी कि इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 to form an ester and this reaction is known as esterification reaction। बस भाई आसान है एकदम, बताओ कितना आसान है लिखना। 3 पॉइंट क्लियर हो गया, कंबशन, ऑक्सीडेशन एंड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कि सर डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि इथेनॉल जब रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड, सोच लो बड़ी खतरनाक, ये तो और खतरनाक हो, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड प्योर एकदम, ये एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो ये हो डिहाइड्रेटेड इनटू इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड इनटू इथीन। बस ये बात आप याद रख, बोला हूं एंट्रेंस का क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूछा जाता है इसको एंट्रेंस में पूछा जाता है कि सर जब इथेनॉल को जब हम हटाएं, अगर इसका जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो जैसे आपको ऑक्सीडेशन में बताया था कि इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड, वैसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड इनटू इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा 4 गो ऑप्शन में, तो तुम पहचानना कि सर इथीन कहाँ है, इथीन कहाँ है, इथीन कहाँ है, बस यही समझ लेना तुम लोग, समझ में। अब देखो आप बोलोगे कि सर रिएक्शन को भी थोड़ा और अपने लैंग्वेज में कर, जब बोल ही दिए बुआ खाला का बेटा है तो सर थोड़ा और अपने लैंग्वेज में बताते हैं इसको। ठीक, अब देखो अब ये आएगा, अब मजा आएगा। ठीक है, अब मजा लो तुम लोग रिएक्शन का, इसको रटना भी नहीं है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, रटना भी नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कि भाई अगर आपने जैसे ऐसे आपने कार्बन ले रखा है, ठीक है, आपको क्या करना है, हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये चारों तरफ से अगर हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे देखो C2 है, एक H लगा दीजिए, एक तरफ से OH लगा दो, क्या करो, और बाकी का रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लो। ठीक, तो ये क्या करेगा, इधर सुनिए, ये सब तो हाइड्रोजन से है ना, इसको रख दो। अब देखो याद करने का तरीका होगा क्या कि सर ये जब प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा ना, तो ये देखो क्या करेगा, ये जो है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल H और OH, तुम ऐसे लिख सकते थे इथेनॉल को, इथेनॉल के बारे में क्या करेगा, ये जो H और OH क्या करेगा, ये फाइनली इधर H2O बना देगा। क्लियर है। और ये जो बॉन्ड है ना, यहां से जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा डबल बॉन्ड। हमने क्या किया, बस इसी इथेनॉल को ऐसे हमने लिख दिया है इथेनॉल ही, बस आपको समझाने के लिए कि सर अब क्या करेगा, जैसे ये देखो, ये तो H और OH मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, लेकिन ये क्या करेगा, दोनों एक बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा। और अब क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन इधर से लगा दो और 2 इधर से है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो भाई। तो अब देखो ये क्या बन गया, जाहिर सी बात है इथीन बन गया। और ये जो H और OH क्या बना देगा, फाइनली H2O का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये बात समझ लो, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए से कह दिया कि रिएक्शन को रटना नहीं है, आप समझ लो स्टेप वाइज, स्टेप वाइज आप लोग समझ लीजिए इस बात को। क्लियर है? फोन से परेशान, कोई बात नहीं। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसी इथेनॉल में से क्या करेंगे, हमें H2O को बाहर निकाल देते हैं और यही वाला एक बॉन्ड आके इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा कुछ ऐसा डबल बॉन्ड इथीन बन जाता है। तो एक वर्ड में याद रखिएगा सर, कंबशन में भी समझ में आ गया कि प्रोडक्ट आसान है लिखना, CO2 H2O हीट प्लस लाइट। ऑक्सीडेशन में कि सर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड, रिएक्शन लिख दोगे, इंग्लिश फारसी लिखना आसान है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आसान है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड को रिएक्शन कर दीजिए, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर बना दीजिए, इथाइल इथेनोएट बना दीजिए आप। चौथा कि सर डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये याद रखिएगा कि सर इथेनॉल इज dehydrated into ethene। लिखा है इथेनॉल when heated with excess of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, याद रखिएगा, it get hydrated to give ethene। कितनी बार बोले, बस आसान एकदम प्रैक्टिस करो। यहाँ खाली देखकर फोटो देखने से नहीं समझ में आएगा, जब तक आप इसको नोट्स नहीं बनाएं, जब तक आप इस रिएक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करें। जी वालेकुम अस्सलाम आसिफ, गुड, समझ में आया। नोट्स के जैसा बनाते चले जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं, तभी जाकर ये रिएक्शंस आपको हेल्प करेगा। 4 पॉइंट क्लियर हो गया, 5वां पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट तो और आसान है, ले ये तो और आसान है। अब चलो इसको मैं, जब ये आसिफ हुसैन आए हैं तो मैं इनके लिए और थोड़ा इसमें अच्छे से समझा दे रहा हूँ। बोलेंगे ऐसा मजा नहीं आ रहा है, NCERT में दोनों रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में NCERT ने दे रखा है, लेकिन अब आपको मजा कराते हैं, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा ये क्या चल रहा है। सर कुछ नहीं चल रहा है, आसान भाषा में समझते हैं इसको कि सर इस बार हमें क्या करना है, इथेनॉल को मेटल्स के साथ, नॉट सोडियम मेटल, पोटेशियम के साथ भी, एक्टिव मेटल्स के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। किसको? तो एनसीईआरटी ने हाई मेटल्स को लिख दिया, सोडियम मेटल को। ठीक है भाई, जब सर सोडियम मेटल ले लेंगे और जब इथेनॉल भी फिक्स है, जब दोनों का दोनों फिक्स है, तो एक कंपाउंड भी फिक्स ही बनेगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम। अब बोलोगे सर रटेंगे नहीं, हम मत बोलना भाई कि सर हम रटेंगे नहीं, आप कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि जैसे हमें याद रह जाए। कैसे ये हो गया, OH OH वाला बॉन्ड हटा के दोनों डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा उसके ऊपर, देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा। वही बात इधर कुछ करते हैं, इसका करते हैं प्रबंध, टेंशन मत लीजिए। इधर देखिए सर, अगर आपको सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्शन कराना है तो हम क्या करते हैं, चलो इथेनॉल, जो कि जगह है इसलिए जहां जहां जगह मिलेगा वहां वहां तो मैं लिख दूंगा, जब नई जगह है तो मजबूरी हो जा रही है मुझे भी आगे जाना। अब देखो तुम C2H5OH कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है तो बताओ, लिखने में नहीं है ना। किसके साथ रिएक्शन कराना है भाई? सर सोडियम मेटल के साथ कराना है। किसके साथ कराना है? सोडियम मेटल के साथ। तो ठीक है सर, देखिए सर, अगर हम कोई सा भी, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसका बनाएं और अगर किसी चीज़ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना हो, तो जाहिर सी बात है सर, इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तभी जाकर यहाँ Na आ जाएगा, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे भाई, सोडियम को क्या करेंगे, इस भाई से रिप्लेस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो इधर तो हाइड्रोजन गैस बन गया भाई, है कि नहीं? आसानी से बन गया। अब देखो प्रोडक्ट लिखना आसान है, रटना मत। C2H5 एज इट इज रहेगा, O भी ऐसा ही रहेगा, Na आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि C2H5ONA, हाइड्रोजन हट के उधर चला गया। बताओ अब इसमें कौन जाएगा रटने? इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथो ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड। इस पे इसलिए थोड़ा फोकस कर दिया, NCERT ने लिखा है इसको, NCERT लिखा है, सोचो सबके गुरु ने, उसने लिख रखा है, तब तो हम इसको तो भाई छोड़ेंगे नहीं। कितना आसान है, 5 पॉइंट को याद करना। कंबशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब कोई बच्चा होशियारी करके 6 नंबर मत कर देना, एक और कर देते हैं इसको इसी तरह से। अगर सोडियम है बाबू, सिर्फ सोडियम के बारे में मत बात करो जे। अरे भाई नेट का
देखो बाबू, खाली सोडियम के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि यहाँ पे पोटेशियम भी आ गया तो क्या कर सकते हैं सर? कोई बात नहीं है, कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है। C2H5O, क्योंकि अब आसिफ आ गया ना, अब कहीं डरने की जरूरत नहीं है। भाई देखो भाई, यही H था, पोटेशियम के साथ करेंगे ना सर, तो ये क्या कर देगा? C2H5O के ओके कर देगा। देख लो, ओके कर दिया ये, और ये हाइड्रोजन के साथ कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम इथोऑक्साइड। बस क्या हो जाएगा इसका नाम? पोटेशियम इथोऑक्साइड हो जाएगा नाम। यही एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। अब एनसीईआरटी बेचारा लिखा है इस रिएक्शंस को, खाली इसको, तब इसको तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना बनता है कि नहीं? 5 पॉइंट कितना आसानी से हो गया, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। बार बार वीडियो देख के बोलेंगे आ गया सर, समझ में आ गया सर, अरे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं आएगा ऐसे आपको। जब तक आप नोटबुक रख के बार बार रिएक्शंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एक बार पहले बोर्ड में जाने से पहले इस तरह से नहीं लिखना आएगा, बोर्ड के दिन धोखा हो जाएगा, बोर्ड में धोखा हो जाएगा, आपको लिखने नहीं आएगा, फिर उस दिन दिमाग नहीं खुलेगा। इसलिए पहले प्रैक्टिस करते जाना है। अच्छे अच्छे वर्ड्स का, अच्छे वर्ड्स कहाँ से लाने हैं? यहीं से लाने हैं। अच्छे वर्ड्स मेरे नोट्स से लाने हैं आपको। रटना आसान, कुछ नहीं लिखना है, 5 पॉइंट्स लिखना था, रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है, लिखना आसान है। देख लो कैसे। सर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करना है, कोई बात नहीं भाई, रिएक्शन कराओ, और हाइड्रोजन, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे सोडियम आ जाएगा, तो सर इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोऑक्साइड, पोटेशियम इथोऑक्साइड। 5 गो पॉइंट क्लियर। जैसे कि सर ये क्या होगा, इसको एज ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है यूज होता है अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर, जैसे बियर है, वाइन है, विस्की है। क्लियर। उसके बाद एज ए सोलवेंट यूज होता है पेंट्स के अंदर, जो वेनिस डाइज जो होते हैं डाइज बनाने में, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, सोप्स में, सिंथेटिक रबर के अंदर यूज करते हैं। इथेनॉल यूज इन द कफ सिरप, डाइजेस्टिव सिरप्स एंड टॉनिक्स, कफ सिरप के अंदर इसको यूज करते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आपको। दूसरी बात में देखिए, इसको एज अ पावर अल्कोहल भी यूज करते हैं। पावर अल्कोहल, पावर है ना, गाड़ी के जो है कहाँ, कोल्ड कंट्रीज के अंदर। जैसे लिखा है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इज लोअर फ्रीजिंग देन वाटर, दिस मिक्सचर इज नोन एज एंटी फ्रीजिंग एंड इट इज यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज एंड हिल स्टेशंस। इंडिया के अंदर भी है, बहुत सारी चीज़ों में जगह यूज करते हैं, और वैसे भी कोल्ड कंट्रीज में पहले से तो यूज करते ही हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक और टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड जो है स्ट्रिंग इन हॉस्पिटल्स, मतलब सॉरी सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको ये जो है एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं स्टेरिलाइज वुंड्स के लिए, जैसे घाव वगैरह हो जाता है ना वुंड्स में, तो उसको भी स्टेरिलाइज क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं, और इसको क्लीनिंग के लिए सिरिंज वगैरह में भी क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलीन एंड पॉलीथीन में भी यूज करते हैं, एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ये बात याद रखेंगे, यहाँ से 4-5 पॉइंट्स आपको याद हो गए कि सर सबसे पहले वही अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर यूज हो जाएगा, याद हो जाएगा। इट इज एक सोलवेंट, सोप्स सॉरी पेंट्स के अंदर है जो सोलवेंट भी यूज होता है, डाइज के अंदर यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, सिंथेटिक रबर बनाने में यूज होता है, और कफ सिरप्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिरप्स के अंदर या टॉनिक्स के अंदर भी यूज करते हैं, कार्स एंड एरोप्लेन्स। ठीक है, इसका जो एंटी फ्रीजिंग पॉइंट है यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर के साथ जब मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ये और ये जो इसका -118 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। क्लियर हो गया। घाव वगैरह को भी स्टेरिलाइज करने के लिए, क्लीनिंग करने, सफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। खैर यही सब यूजेस है, एकदम आसानी से समझते आप लोग चले जाएंगे। ये हार्मफुल इफेक्ट्स है अल्कोहल का, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल एक वर्ड दिया हुआ है, एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब 100% अल्कोहल, ये तो भाई लीदल है, ये तो साफ एकदम डैमेजेस लीवर, दिखा है ना, अल्कोहल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है इज डेंजरस फॉर लीवर, है ना, तो ये तो लीदल है हेल्थ के लिए, ये तो जानलेवा है, मार देगा ये। ठीक है ना, इसलिए इसको डोंट कंज्यूम अल्कोहल। हर जगह आप लिखा रहता है आजकल, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई, ये तो हटा दीजिए, इसकी बात ही नहीं आएगी। डेनेचर्ड अल्कोहल है, ये आप लोग देख सकते हैं नोट्स के अंदर। अगर आपको कुछ इसमें से टॉपिक्स में से लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी एक एक पॉइंट हमने अच्छे से लिख रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें तो डेनेचर्ड अल्कोहल भी दे रखा है, हार्मफुल इफेक्ट दे रखा है, जो कि इथेनॉल जो 5 से 10% का पॉइजन सब्सटेंस भी क्या, इसी वजह से कभी कभी सुनते होंगे कहीं पे क्या होता है कि भाई कहीं डेथ हो जाती है शराब पीने की वजह से, तो वो लोग क्या करते हैं पॉइजन सब्सटेंसेस को, उसमें मिथाइल अल्कोहल या पैराडीन वगैरह यूज कर देते हैं, कॉपर सल्फेट को यूज कर देते हैं उसके अंदर। सोचिए कितना खतरनाक चीज है ये अल्कोहल में, इस वजह से कहीं कहीं डेथ हो जाता है।
बस थोड़ा सा इथिनॉल, बहुत बार इथेनॉल के अंदर ये क्या करते हैं ये लोग लाकर, ये डेनेचर्ड अल्कोहल इसको बोलते हैं, वो तो बिल्कुल कंज्यूम करना ही नहीं, वो तो खतरनाक है। बहुत बार बना देते हैं सब, कितनी बार अपने यहाँ भी हुआ था जो डेथ हुआ अल्कोहल कि वो क्या करते हैं उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल, पैराडीन वगैरह, कॉपर सल्फेट, ये सब उसे मिक्स कर देते हैं, डेनेचर्ड अल्कोहल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये हटाया गया है यहाँ से। हार्मफुल इफेक्ट्स भी समझ में आ ही गया होगा कि बहुत सारा जो क्या है इसके अंदर जो है लॉन्ग टाइम तक अगर आप ले रहे हैं या इस तरह से है तो लीवर के लिए वो खतरा है, या बहुत बार ये इट कॉजेज डेथ, ये लीदल भी है लेना, खतरनाक हो सकता है, घातक है लेना। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। ये है कॉमर्शियल फॉर्म्स। तो एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, मैं आपको बता दिया 100% अल्कोहल का एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे, ये तो और खतरनाक है क्योंकि एब्सोल्यूट अल्कोहल को तो कोई कंज्यूम ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यह 95% अल्कोहल होगा और सिर्फ 5% इसमें वाटर